हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज का डे 5 और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट को जो है प्रोबेबिलिटी, जिसकी हेल्प से हम जेनेटिक्स की बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो दो प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से जो पहला प्रॉब्लम था वो एक टेबल था जिसमें कि मेंडल के जो 7 जेनेटिक कैरेक्टर्स थे वो मेंशन थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे थे वो डेटा भी आपको अवेलेबल था। एंड आपको F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होता है वो प्रिडिक्ट करना था अलोंग विद देयर रेशियोज। आई होप आपने अगर मेरे लास्ट लेक्चर्स जो अभी हम सीरीज लेके आए हैं जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज, उनको अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपसे ये इजीली सॉल्व हो गया होगा एंड आप अब अपने सोल्यूशन को यहाँ से मैच कर सकते हो। तो अगर मैं पहला जेनेटिक कैरेक्टर कंसिडर करती हूँ जो कि है सीड शेप एंड उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए थे पेरेंटल जनरेशन में। एक पेरेंट था जो कि राउंड था एंड दूसरा पेरेंट था जो कि रिंकल्ड सीड शेप शो करता था। एंड इनके क्रॉस से हमें जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए थे, सारे ऑफस्प्रिंग्स राउंड सीड शेप शो करते थे। तो इस अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने मेंडल के लॉज डिस्कस किए थे जो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के बेसिस पे पोस्टुलेट किए थे। एंड उसमें डोमिनेंस का लॉ था जिससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई एक ट्रेट ही एक्सप्रेस हो रहा है इन ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, दैट मीन्स वो ट्रेट डोमिनेंट है। जैसे कि यहाँ पे राउंड जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है एंड रिंकल्ड रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बट F2 जनरेशन में अगर आप जाओगे तो वही फिनोटिपिकली आप देखोगे तो राउंड एंड रिंकल दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे इन 3:1 रेशियो। Yani 3/4 of the offsprings will show round seed shape and 1/4 of the offsprings will show wrinkled seed shape. तो ये कैसे हो रहा है? इसके लिए जो मेंडल के लॉस थे सेग्रीगेशन के वो रिस्पॉन्सिबल थे। एंड हमने और भी उनके एक लॉ को देखा था, यूनिट फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये तीनों लॉज को जब आप एक साथ रख के देखते हो तो ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है कि यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है। एंड वही जब हम जीनोटिपिकली देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डोमिनेंट, उनमें ये होमोजाइगस ट्रेट शो हो रहा था। 2/4 of the offsprings were heterozygous dominant and 1/4 recessive trait शो कर रहे थे। एंड बिकॉज ये दोनों में आपका डोमिनेंट ट्रेट था, ये दोनों आपके राउंड हो जाते हैं, इसलिए फिनोटिपिकली तो दोनों आपको राउंड दिखते हैं, बट जीनोटिपिकली आपको ये दोनों सेपरेट दिखते हैं। एक होमोजाइगस होता है दूसरा हेट्रोजाइगस होता है एंड 1/4 तो आपका रिसेसिव है ही है। ये अगर आपको पिनेट स्क्वायर वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो इजीली आप पिनेट स्क्वायर को ड्रॉ करके इन रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप सीड कलर में भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। आपके पास दोनों पेरेंट्स का ट्रेट अवेलेबल है, एक पेरेंट येलो सीड कलर शो करता था, दूसरा पेरेंट ग्रीन सीड कलर शो करता था। F1 जनरेशन में ऑल द ऑफस्प्रिंग्स शोड येलो सीड कलर एंड वही F2 जनरेशन में जाके हमें येलो इज टू ग्रीन 3:1 रेशियो में ऑब्टेन होता है फिनोटिपिकली। एंड जीनोटिपिकली जब हम देखते हैं तो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट वाले ट्रेट्स ये दिख रहे हैं, यूनिट फैक्टर्स दोनों, देन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड वी हैव द रिसेसिव यूनिट फैक्टर्स। इसी से आपका फिनोटाइप डिसाइड होता है। ये 1:2:1 रेशियो में आपको जीनोटाइप्स ऑब्टेन होते हैं। एंड सिमिलरली आप पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, इसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं प्रिडिक्ट F2 जनरेशन को। अगर हम स्टेम हाइट को लेते हैं तो एक पेरेंट था जो कि टॉल था, दूसरा पेरेंट ड्वार्फ था।
F1 जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल होते हैं, इसका मतलब जो टॉल है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है एंड डॉफ एक रिसेसिव ट्रेट है। जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स जो ऑब्टेन होते हैं वो टॉल होते हैं एंड डॉफ 1/4 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करो तो 3:1 रेशियो में आपको टॉल इज टू डॉफ ऑब्टेन होता है। बट आप जीनोटिपिकली देखो तो होमोजाइगस टॉल आपका ये कैपिटल डी, जो दोनों यूनिट फैक्टर्स हैं वो साथ में है। फिर हेट्रोजाइगस टॉल है, उसमें एक यूनिट फैक्टर कैपिटल डी है, दूसरा यूनिट फैक्टर स्मॉल डी है। एंड एक जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो आपको दोनों रिसेसिव फैक्टर्स शो करेगा, जो यूनिट फैक्टर्स हैं इन पेयर्स। इस तरीके से हमने ये पहला वाला जो प्रॉब्लम आपको दिया था वो हमने डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था वो ये था that it was a word problem basically. In a cross between a black horse and a white mare, all members of the F1 generation are black. तो हमें ये पता चल गया कि पेरेंटल जनरेशन में ब्लैक कलर है एंड वाइट कलर है, एंड बिकॉज F1 जनरेशन में सारे मेंबर्स ब्लैक हैं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ब्लैक आपका एक डोमिनेंट ट्रेट हो जाता है यहाँ पे हॉर्स में स्किन कलर का, इस प्रॉब्लम के हिसाब से। ना इस डेटा के बेसिस पे हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो ये है कि पहला ए पार्ट में कहा गया था that you have to draw a Punnett square for the cross between a F1 horse and a F1 mare. यानी आपको बेसिकली F2 जनरेशन प्रिडिक्ट करनी है, उसके लिए आपको Punnett स्क्वायर बनाना पड़ेगा फॉर अ क्रॉस बिटवीन द F1 मेल एंड F1 फीमेल। एंड इसी Punnett स्क्वायर से जो भी आपका रिजल्ट ऑब्टेन होगा उससे यू विल प्रिडिक्ट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। अगर आपने मेरे लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर पाए होगे, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो पेरेंटल जनरेशन में जैसे हमारे पास दो फिनोटाइप्स अवेलेबल हैं, ब्लैक स्किन कलर एंड वाइट स्किन कलर, एंड उनका जीनोटाइप भी ये होगा जैसे कि हमने अगर हम इस कन्वेंशन को फॉलो करें कि जो यूनिट फैक्टर्स हैं हम वो रिसेसिव जो ट्रेट होगा उसके अल्फाबेट से लेकर के करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे W से इसको डिनोट किया है जीनोटाइप को। तो ब्लैक में आपके दोनों जो हैं वो डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं एंड व्हाइट वाले में आपके दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं। ये आपका होमोजाइगस ब्लैक हो गया, ये आपका होमोजाइगस व्हाइट हो गया। अब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इसमें सारे के सारे गैमीट्स जो होंगे वो डोमिनेंट वाला एलील कैरी करेंगे कैपिटल W, एंड इसके जितने भी गैमीट्स फॉर्म होंगे वो स्मॉल w यानी कि रिसेसिव एलील को कैरी करेंगे। जब इनका फ्यूजन होगा तो हमें जो जीनोटाइप मिलेगा वो होगा हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा, बिकॉज वन एलील विल बी द डोमिनेंट वन एंड द अदर विल बी रिसेसिव वन। तो इसको अगर हम देखें तो वी कैन इजीली से कि अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं तो आपके F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होंगे दे विल शो ब्लैक स्किन कलर। अब इससे अगर हमें इसी F1 जनरेशन का क्रॉस कराना है बिटवीन F1 मेल एंड F1 फीमेल, तो उससे क्या हमें F2 जनरेशन मिलेगी, उसके लिए हम इजीली एक Punnett स्क्वायर बना सकते हैं। एंड Punnett स्क्वायर में हमने यहाँ पे मेल के एलील्स को मेंशन किया हुआ है, डोमिनेंट allele, the recessive allele, and similarly female भी है हमारे पास with a dominant and a recessive allele. एंड इसके जब आप Punnett स्क्वायर बनाओगे तो कैपिटल W एंड कैपिटल W यहाँ साथ में आएगा, यहाँ पे कैपिटल एंड स्मॉल w, अगेन कैपिटल एंड स्मॉल w, एंड देन स्मॉल एंड स्मॉल w will come together here. तो इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑब्टेन होंगे F2 जनरेशन में वो होगा ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो इन 3:1 रेशियो। एंड जीनोटिपिकली इसी चीज को देख लें अगर तो हम हमारे पास एक ऐसा ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे जो कि डोमिनेंट एलील्स कैपिटल W एंड कैपिटल W, so this is a homozygous condition. So this offspring you can easily predict from the genotype that this will be a
black horse or mare, it could be any gender. फिर यहाँ पे है कैपिटल W एंड स्मॉल w, दैट मीन्स दिस इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है तो ये भी एक ब्लैक ऑफस्प्रिंग हो जाएगा. एंड स्मॉल w टुगेदर बोथ रिसेसिव एलील्स, तो ये एक वाइट कलर का ऑफस्प्रिंग हो जाएगा. एंड बिकॉज ये यहाँ पे ट्वाइस ये कंडीशन आई है तो हम इसको 1:2:1 रेशियो में मेंशन करके लिख सकते हैं. So this was the solution of the second problem जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था. आई होप ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हुई होंगी. मूविंग फर्दर, तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका मैथमेटिक्स में, जनरल एप्टीट्यूड में बहुत यूज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट इसका यूज जेनेटिक्स में भी बहुत ज्यादा होता है. जब भी आपको किसी तरह का कोई प्रिडिक्शन करना होता है जेनेटिक्स में कि कैसी जनरेशन आएगी, कैसा ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होगा, क्या उसमें कोई डिजीज होगी या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वो शो करेगा, तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी का यूज करके उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो. एंड आज के लेक्चर को डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले डिस्कस करने का मेरा ये मोटिव था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड उसके आगे आने वाले क्रॉसेस जो होते हैं, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसमें डेटा इतना ज्यादा लार्ज हो जाता है कि एक सिंपल सा पिनेट स्क्वायर ड्रॉ करके या सिंपल से क्रॉसेस करके आप रिजल्ट को इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे. तो ऐसे में जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा आपके लिए काम को इजी कर देगी. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो हमने सिंपल क्रॉसेस कर दिए या पिनेट स्क्वायर बना करके हमें रिजल्ट्स मिल जाता है. बट जैसे जैसे हमारा जो डेटा है वो उसका साइज बढ़ता जाता है, चीजें हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाती है. ऐसे में प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करके हम उन चीजों को इजीली स्टडी कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हो, chance of getting any particular desired event out of the total event. Now, इसको अगर मैं डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो से सपोजिंग एक सैक है और उसमें बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, एंड आपको उसमें अपना हाथ डाल के कोई भी एक बॉल निकालनी है, बट यू कैन नॉट सी एंड चूज. आपको रैंडमली अपना ऐसे हाथ पूरा डालना है बैग में एंड योर आईज आर क्लोज्ड, एंड आप जो भी बॉल सेलेक्ट करोगे वो कलर की बॉल आपकी हो जाएगी. तो से सपोजिंग उसमें 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 5 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं. सो यू हैव टोटल 15 बॉल्स एंड यू हैव 3 कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. नाउ आप किस कलर की बॉल को विड्रॉ करोगे, इसको अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो वो आप प्रोबेबिलिटी के लॉस को अप्लाई करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेदर यू विल विड्रॉ अ रेड बॉल और ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल, या किसी भी बॉल कलर की बॉल को विड्रॉ करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितने चांसेस है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इवेंट में बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके होते हैं. लाइक से सपोजिंग अगर कहीं लकी ड्रॉ हो रहा है एंड एक लकी ड्रॉ पॉट में या बाउल में बहुत सारे लकी ड्रॉ कूपन्स हैं एंड किसी एक में ही प्राइस मेंशन्ड है, से सपोजिंग 50 कूपन्स हैं, एंड ऐसा हो चुका है कि आपसे पहले 11 लोग, 11 पीपल हैव ऑलरेडी ट्राइड देयर लक एंड उन्होंने बाउल को सर्च कर लिया है, बट उन्हें जो कूपन्स मिले उसमें वो प्राइस नहीं था. तो 11 कूपन्स जा चुके हैं आउट ऑफ द टोटल 50 कूपन्स. नाउ आपका टर्न आता है एंड आप भी अपना लक ट्राई करते हो. नाउ व्हाट आर द चांसेस कि आप वो लकी ड्रॉ वाला प्राइस जीत जाओ, इसे भी आप प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि कितनी चांसेस हैं किसी चीज के होने की, उसको आप प्रिडिक्ट करते हो यूजिंग प्रोबेबिलिटी. जैसे कि एग्जांपल है, अगर किसी क्रिकेट मैच में या किसी भी इवेंट में हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, बिकॉज कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड्स एक टेल्स.
तो क्या चांस है कि हमें हेड्स ही ऑब्टेन होगा? उसका प्रिडिक्शन हम प्रोबेबिलिटी को यूज करके कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ फैक्ट कि जो प्रोबेबिलिटी होती है जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो रेंज करती है बिटवीन 0 and 1। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी भी वैल्यूज आपके आएंगी डिजायर्ड इवेंट्स की, उसका जो रिजल्ट होगा, वैल्यूज होंगी, वो 0 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा। 0.5, 0.6, या फ्रैक्शंस में भी आ रहा है तो 3/4, 1/2, तो उसको जब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा। एंड एक टोटल इवेंट में जितने भी डिजायर्ड इवेंट्स होते हैं उनको जब आप ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट 1 ही मिलता है हमेशा। जैसे कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में 1 ही मिलता है हमेशा। एंड दिस इज अ थंब रूल कि अगर आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है या कोई भी प्रिडिक्शन करना है तो उसके लिए आपका जो भी इवेंट है उसको आपको बहुत ही केयरफुली डिफाइन करना होगा। अगर आप एक इवेंट को केयरफुली डिफाइन करते हो तभी आप करेक्ट प्रिडिक्शन कर पाओगे, करेक्ट प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर पाओगे। नाउ अगर हम इसी एग्जाम्पल को इलेबोरेट करें, दैट what is the probability of getting heads when a coin is tossed? तो हमें ये पता है, ये फैक्ट है कि each coin has two sides, heads and tails। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं हमारे लिए 2। तो इस तरीके से हमने अपने इवेंट को डिफाइन कर लिया। 2 इवेंट्स है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक होता है हेड एंड सेकंड साइड होता है टेल। तो ये 2 हो गए इसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, 2। एंड इसमें से ईदर यू विल गेट हेड्स और टेल्स जब कॉइन को हम टॉस करते हैं। जो हमारा डिजायर्ड इवेंट है, आप अगर क्वेश्चन में देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग हेड्स, तो आपका जो डिजायर्ड इवेंट है वो हेड्स है। यानी कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, बट मेरे लिए डिजायरेबल क्या है कि हेड्स आए, क्योंकि वही मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। तो यहाँ पे डिजायरेबल इवेंट हमारा हो जाता है हेड्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं हेड्स एंड टेल्स। So total number of events are 2, but desired event is only 1. तो हमारा probability of getting heads will be 1/2, यानी कि desired event divided by total number of events। तो अगर हम डिस्कस करते हैं इस तरीके का एग्जाम्पल तो आपको एक बेसिक सा आइडिया लगा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है और कैसे आप उसको मैथमेटिकली मेंशन करते हो। दैट अगर हम हेड्स की बात कर रहे हैं कॉइन के टॉस होने में कि हेड्स आता है कि नहीं, तो हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 है। डिजायर्ड इवेंट है हमारा टू गेट हेड्स, जो कि एक इवेंट है, एक सिंगल इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स विल बी 1/2। अगर मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखूं, हमारे पास एक डाइस है, हम लूडो खेलते हैं एंड और भी कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हैं जिसमें हमें डाइस रोल करनी होती है। एंड डाइस में जनरली आप देखो तो 1 से लेके 6 वैल्यूज होती हैं उसमें। एक क्यूब होता है और उसमें वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसके 6 फेसेस होते हैं और उस पे एक वैल्यू मेंशन होती है। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है फिर उस हिसाब से हमारा गेम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। यानी मैं एक अनबायस्ड डाइस को रोल कर रही हूँ, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, एंड वैसे फेयर गेम की तरह डाइस को जब रोल करती हूँ तो क्या चांसेस हैं कि मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है दैट ईच डाइस हैज 6 साइड्स जिसमें ये 6 वैल्यूज मेंशन होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं 6, बिकॉज यहाँ पे 6 वैल्यूज हैं। हमारा डिजायर्ड इवेंट है 3। नौ 3 तो कोई एक ही है ना इन ऑल 6 में से, तो ये हो जाता है 1।
probability of getting 3 will be 1/6, यानी कि desired event upon total number of events. इस तरीके से हम कह सकते हैं that probability of getting 3 when a dice is rolled is 1/6. Now another question जिसमें ये कहा गया है कि probability of getting an even number when a dice is rolled. अगेन यहाँ पे वो डाइस वाला ही सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है. वो कह रहे हैं कि अगर आपने डाइस रोल किया तो क्या चांसेस हैं कि इवन नंबर की वैल्यू आएगी. ना अगर आपको इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट पता हो तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8. वो ऐसे +1 के प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं, सॉरी +2 के प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं. तो ईच डाइस हैज 6 साइड्स, ये हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 हो गए. जब मैं डाइस को रोल करती हूँ तो 6 प्रोबेबिलिटी है कि 6 अलग अलग वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हो जाता है. नाउ डिजायर्ड इवेंट इज गेटिंग अ इवन नंबर. इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? Out of these 6 values 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 2 है हमारा इवन नंबर, 4 है हमारा इवन नंबर एंड 6 है हमारा इवन नंबर. तो 2, 4 एंड 6 ये कितनी टोटल वैल्यूज हो गई? 3. So probability of getting an even number when a dice is rolled will be 3/6, यानी desired event upon total number of events. इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो इसको आप 1/2 भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो आप इसको 1/2 करके सिंप्लीफाई करके भी फ्रैक्शन को लिख सकते हो. तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो जब कभी आप डाइस को रोल करते हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका चांस हाफ होता है. यानी हाफ चांसेस है कि आपका इवन नंबर आएगा एंड हाफ चांसेस है कि आपका ऑड नंबर की वैल्यू आएगी. सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी को अगर आपको मेंशन करना हो तो आप नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स से करके इनको मेंशन कर सकते हो, रिजल्ट्स अपना डिपिक्ट कर सकते हो. आई होप प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया हो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको प्रिडिक्ट करनी है तो आपको देखना पड़ेगा डिजायर्ड इवेंट क्या है एंड टोटल पॉसिबल इवेंट्स. उसके लिए आपको अपने इवेंट को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे इवेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है पूरे इवेंट में ना. उसमें से फिर आपको चूज करना पड़ेगा आपका डिजायर्ड इवेंट क्या है, एंड देन यू कैन इजिली मेंशन द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ना प्रोबेबिलिटी के दो रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल. ये तब होता है जब हम प्रोबेबिलिटी में एक साथ दो इवेंट्स को कंसिडर करते हैं. हमारे दो अलग अलग डिफरेंट डिजायर्ड इवेंट्स हैं, उनको एक साथ जब हमें कंसिडर करना होता है. ना चांस ऑफ गेटिंग एनी particular desired event out of the total event, but there are multiple desired events and all needed to be filled. Now यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक टोटल इवेंट है, उसमें से हमें कुछ डिजायर्ड इवेंट्स चाहिए, बट जो डिजायर्ड इवेंट्स हैं वो मल्टीपल इवेंट्स हैं. जैसे कि अभी तक था कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा कि टेल्स आएगा, डाइस को रोल किया तो 3 आएगा कि नहीं, डाइस को रोल किया तो इवन नंबर आएगा कि नहीं. ये एक ही जैसे इवेंट है. अब मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स को आप एक साथ कंसिडर कर रहे हो एंड मल्टीप्लिकेशन रूल तब अप्लाई होता है जब आपके सारे इवेंट्स को फुलफिल करना होता है. जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे किसी एक पोस्ट पे किसी का रिक्रूटमेंट करना है तो मैं ये कहूंगी कि वो जो कैंडिडेट है वो क्लास 10th में भी पास होना चाहिए, वो क्लास 12th में भी पास होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, बट वो ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम
बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, वो बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से किया हो, देन फिर ऐसे ऐसे करके हम जब उसके ऊपर कंडीशंस पे कंडीशंस लगाते जाते हैं, ऐसे मल्टीपल डिजायर्ड कंडीशंस लगाते हैं, एंड ऐसा होता है कि हम उसी कैंडिडेट को हायर करेंगे जो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करता हो, तब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करना नेसेसरी हो जाता है प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो कंजंक्शन मेंशन किया जाता है वो है एंड, लाइक आई वांट टू हायर अ कैंडिडेट who is graduate with 55% marks in botany, zoology and chemistry, then he should be postgraduate with 65% marks in biotechnology, then he should also have a PhD in a particular field and experience in this particular field, 3 years का experience। तो आप जब and लगाते चले जाते हो, conjunction and का आप repeatedly use करते हो, यानी आपके पास multiple desired events हैं जिसमें आप चाहते हो कि that all the events should be fulfilled at once, तब आप ये multiplication rule को apply करते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव हेड्स ड्यूरिंग कॉइन फ्लिप, यानी यहाँ पे हम 2 बार कॉइन को फ्लिप करेंगे, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, एंड उनका ये कहना है कि फर्स्ट टाइम हेड्स आए एंड सेकेंड टाइम भी हेड्स आए। सो इस तरीके का यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे 2 बार कॉइन को फ्लिप किया जा रहा है, एंड कंडीशन ये है कि पहला जो डिजायर्ड इवेंट है उसमें हेड्स आना चाहिए एंड द सेकेंड डिजायर्ड इवेंट आल्सो वांट्स टू हैव अ हेड्स। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, ये हम जानते हैं, हेड्स एंड टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन वन टॉस विल बी 1/2, ये अभी हम सॉल्व करके आए हैं पहले, जब हमने ये देखा था कि कॉइन को फ्लिप करने पे हेड्स आता है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमने वहां कैलकुलेट किया था कि टोटल इवेंट्स हमारे 2 हैं, हेड्स एंड टेल्स, डिजायर्ड इवेंट हमारा हेड है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/2 हो गया था वहां पे। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन वन कॉइन टॉस विल बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन अनदर टॉस विल बी 1.2। अगर हम दोनों इवेंट्स को सेपरेट रख के देखें, पहला कॉइन टॉस अलग है, वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, उसमें जब हेड्स आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जो हमारा सेकेंड इवेंट है उसमें भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसमें भी जो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, यानी दोनों में ही हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये कहता है ना कि कंसेक्यूटिव हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 1/4। यानी अगर कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ कि 2 बार कॉइन टॉस हुआ तो दोनों बार हेड्स आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जब हमने मान लीजिए कॉइन टॉस करा है, 2 बार करना है, मैं यहाँ एक सबसे नीचे वाले प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करती हूँ, जो आउटकम्स हैं कि पहली बार टॉस किया कॉइन तो टेल आया, दूसरी बार भी कॉइन जब टॉस किया तो टेल आया, तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट हुआ उसमें दोनों बार टेल्स आ गया, ये हमारा था नहीं क्वेश्चन में। फिर जो हमारा सेकेंड टाइम हुआ, कॉइन की टॉसिंग हुई पहली बार तो टेल आया पहली बार में, दूसरी बार में जब कॉइन टॉस किया तो हेड्स आ गया, ये भी हमारा क्वेश्चन में नहीं डिजायर्ड था। फिर थर्ड टाइम जब ट्राई किया तो पहली बार जब कॉइन टॉस किया तो हेड आया, वेरी गुड, ये तो था हमारी प्रोबेबिलिटी में कि पहले इवेंट में हेड्स आए, बट अनफॉर्चुनेटली जब सेकेंड इवेंट किया तो उसमें टेल्स आया, ये हमारा डिजायर्ड आउटकम नहीं था। हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या था, अब पहली बार
कॉइन को टॉस करो तो भी हेड्स आए, सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करो जब तो भी हेड्स आए। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम था। अब आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लो कितना है। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक इवेंट ये हो सकता है, एक इवेंट ये हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे? 4। उसमें से हमारा डिजायर्ड आउटकम कौन सा था? जिसमें कंसेक्यूटिव हेड्स आ रहे हैं, जो कि 1 है आउट ऑफ द 4। एक बार हो रहा है ये। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ डिजायर्ड आउटकम हमारा 1 था, टोटल नंबर आउटकम्स 4 थे, तो 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग कंसेक्यूटिव हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। नाउ कोई ये कह सकता है कि 4 ही क्लू है या 1 ही क्लू है। तो आप अगर इसको किसी भी तरीके से इस प्रोबेबिलिटी के इवेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करो, जब दो कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो कंसेक्यूटिवली, इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। या तो दोनों बार हेड्स आ जाएगा, या तो एक पहली बार में हेड्स दूसरी बार में टेल्स, पहली बार में टेल्स दूसरी बार में हेड्स, या दोनों बार टेल्स आ गया। इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हमने अपने इवेंट को केयरफुली डिफाइन कर लिया है। पहला कंडीशन हमारा यही था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल ध्यान में रखना है वो ये है, डिफाइन योर इवेंट केयरफुली। तो हमने अपने इवेंट को यहाँ डिफाइन कर लिया है। इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड उसमें से हमारा जो डिजायर्ड आउटकम था वो सिर्फ एक ही बार हो रहा है, ये आउट ऑफ द 4 पॉसिबिलिटीज। तो वो हमने यहाँ पे एज 1/4 मेंशन कर दिया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई इस एग्जाम्पल के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको प्रिडिक्ट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स फॉलोड बाय टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो ये लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, इसमें भी कॉइन को 2 बार ही टॉस किया जा रहा है कंसेक्यूटिवली। एंड आपको ये बताना है दैट कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आए एंड इट शुड बी फॉलोड बाय टेल्स, यानी कि पहले वाले फ्लिप में हेड्स आना चाहिए, सेकंड फ्लिप में टेल्स आना चाहिए। तो जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको दोनों में हेड्स मिले, पहले वाले फ्लिप में हेड्स आ जाए, सेकंड फ्लिप में भी हेड्स आ जाए। एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि पहले वाले फ्लिप में टेल्स आ गया, दूसरे वाले फ्लिप में भी टेल्स आ गया, दोनों बार आपके टेल्स ही आ गए। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले वाले फ्लिप में टेल्स आए एंड दूसरे वाले फ्लिप में हेड्स आ जाए। एंड ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले वाले फ्लिप में हेड्स आ जाए एंड उसके बाद वाले फ्लिप में टेल्स आ जाए। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एंड क्या इसमें से हमारी जो ये डिमांड है क्वेश्चन की, क्या वो पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे था हेड शुड बी फॉलोड बाय टेल्स। तो वो ये फोर्थ वाला जो पॉसिबिलिटी है उसमें होता हुआ दिख रहा है कि पहले जब कॉइन को फ्लिप किया तो हेड्स आया एंड सेकेंड टाइम कॉइन को फ्लिप किया तो टेल्स आ गया। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो सकते हैं जब हम कॉइन को टॉस करें? तो 4 इवेंट्स पॉसिबल हैं टोटल। उसमें से हमारा जो डिजायर्ड है वो 1 है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये तो अभी हमारे पास क्योंकि 2 बार ही कॉइन को टॉस करना था तो हमने इजीली उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख के देख लिया। लेकिन हर बार ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम इस चीज को लिख करके देखें। क्या पता कोई हमसे पूछ ले आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया हो एंड कितनी बार हेड्स आ रहा है, टेल्स, कुछ ऐसे डिजायर्ड आउटकम्स वो हमसे पूछ लें, तो हम हर बार ऐसे डायग्राम या ऐसे रफ में ड्रॉ करके नहीं देख सकते हैं कि क्या आ रही हैं पॉसिबिलिटीज। तो उसके लिए इजी शॉर्टकट मेथड है, आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया दैट हेड शुड कम एंड इट शुड बी फॉलोड बाय टेल्स। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई कर लिए। उसके लिए हमें इनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए कि हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ईच कॉइन हैज 2 sides, heads and tails. Probability of getting heads in one toss will be 1/2.
Probability of getting tails in another toss will be 1/2 because ये दोनों independent events हैं, इनका एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो दोनों का अपना probability है 1/2. And probability of getting heads followed by tails when a coin is tossed twice, 1/2 multiplied by 1/2 gives you 1/4. इस तरीके से इजीली आप मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई कर सकते हो. एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि क्वेश्चन में कहा गया है, if the probability of an Australian player being in an IPL team is 1/4 and the probability of an Indian player in the same team is 1/3, then what is the probability that both the players are in the same IPL team? तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपकी कोई भी फेवरेट आईपीएल टीम हो, उसको इमेजिन कर लो, एंड आपका कोई भी ऑस्ट्रेलियन और इंडियन फेवरेट प्लेयर्स हो, उनको इमेजिन कर लो. एंड क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उस आईपीएल टीम में सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने बता रखी है 1/4. एंड उसी सेम आईपीएल टीम में एक इंडियन प्लेयर सेलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. नाउ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड द इंडियन प्लेयर दे बोथ आर इन द सेम टीम. तो इसके लिए आप सिंपली, बहुत सिंपल, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना. दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड द इंडियन प्लेयर बीइंग इन द सेम आईपीएल टीम इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, दैट इज 1/12. तो इस बात का चांस कि वो दोनों प्लेयर्स एक ही आईपीएल टीम में सिलेक्ट होंगे, इसके चांस है 1/12. नाउ सेकेंड इज एडिशन रूल. तो मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आपको समझ में आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी का एक सेकेंड रूल होता है एडिशन रूल. वो कब अप्लाई होता है? चांस ऑफ गेटिंग एनी पर्टिकुलर डिजायर्ड इवेंट आउट ऑफ द टोटल इवेंट, बट देयर आर मल्टीपल डिजायर्ड इवेंट्स एंड ऑल आर नॉट नीडेड टू बी फिल्ड, ईदर कैन डू. एंड ऐसे में जनरली जो कंजंक्शन यूज होता है वो है और. नाउ ये क्या चीज है? जैसे कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी कैंडिडेट को हायर करना है, तो मैं ये बोलूं कि द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स और द कैंडिडेट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट विद 45% मार्क्स. तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट भी फिल कर सकता है इस पोजीशन को जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और जिसके 55% मार्क्स से ज्यादा है. एंड इस पोजीशन पे एक ऐसा भी कैंडिडेट आके अप्लाई कर सकता है जिसके हो सकता है ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत कम हो, बट उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है एंड पोस्ट ग्रेजुएट में उसके पास 45% मार्क्स हैं, तो वो भी इस पोजीशन को फुलफिल कर सकता है. तो जब हम और लगा देते हैं तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है. दैट यू विल सी चांसेस सेलेक्ट होने के और बढ़ जाते हैं चीजों के, क्योंकि अब आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं हो एंड नहीं है कि सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है. इधर दिस कंडीशन और दैट कंडीशन कोई सी भी फुलफिल हो जाए, आपका डिजायर्ड आउटकम हो जाएगा. एडिशन रूल को हम और अच्छे से समझते हैं विद द सेम एग्जाम्पल जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में लिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया है इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली. तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बीइंग इन एन आईपीएल टीम इज 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडियन प्लेयर इन द सेम टीम इज 1/3, then what is the probability that either of the two players are in that IPL team? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एंड इंडियन प्लेयर है उनको सेम आईपीएल टीम में होना है. एक पर्टिकुलर आप कोई भी आईपीएल की टीम ले लो, वो चाहते कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड वो इंडियन प्लेयर दोनों उस टीम में हो. बट नाउ द कंडीशन हैज चेंज्ड. वो ये कहते हैं कि उस आईपीएल टीम में वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ जाए या फिर वो इंडियन प्लेयर. यहाँ पे और लग रहा है either the Australian player or the Indian player could be in that team. तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. दोनों प्लेयर की जरूरत नहीं है, एक भी प्लेयर आ जा रहा है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो उस चीज पे हम एडिशन रूल लगाते हैं
So probability of the Australian player or Indian player being in the IPL team is, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की प्रोबेबिलिटी है उस आईपीएल टीम में होने की वो 1/4 है, उसको हम लगा रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन प्लेयर बीइंग इन दैट टीम इज 1/3, हम उसको लगा रहे हैं। दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 7/12 की आ रही है। आप इस जब फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आपको 7/12 मिलेगा। तो यानी कि दोनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर का उस टीम में होना, इसके क्या चांसेस हैं? 7/12। जबकि हमने जब इसी में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया था, जब हमारा ये कंडीशन था कि दोनों ही प्लेयर्स को आईपीएल टीम में होना चाहिए, तब हमने 1/4 इंटू 1/3 किया था, तब हमारी प्रोबेबिलिटी 1/12 आई थी। यानी हमारे चांसेस कितने कम थे दोनों के साथ में होने के। लेकिन अभी हमारा क्या है कि दोनों में से कोई भी एक प्लेयर इस टीम में आ जाए तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तब आप देख रहे हो कि चांसेस कितने हाई हो गए हैं, 7/12 का चांस चल रहा है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। एंड आपको कंजंक्शन एंड और का दोनों का ध्यान रखना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होना चाहिए, कहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई होना चाहिए। इससे आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एंड नॉट जस्ट जनरल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अब हम इन्हीं सारी चीजों को जो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझा है, सीखा है, उसी को हम जब जेनेटिक्स में अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पे एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन फ्रॉम द सेल्फिंग ऑफ अ F1 टॉल प्लांट which was in turn obtained from cross between a pure line tall and dwarf plant। यहाँ पे बेसिकली मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें उन्होंने दो पेरेंट्स लिए थे, प्योर लाइन टॉल एंड डॉर्फ। उनके क्रॉस से आपको F1 में टॉल प्लांट मिला, ऑब्वियसली डोमिनेंस का लॉ चल रहा है। एंड उससे आप F2 जनरेशन आपको प्रिडिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि उसमें टॉल प्लांट आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है F2 जनरेशन में। ना इसको आप पिनिट स्क्वायर ड्रॉ करके एंड इजिली क्रॉसेस करके भी पता लगा सकते हो। बट अगर इसी चीज पे हम प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो टॉल इज टू डॉर्फ आता है वो हमें पता है 3:1 रेशियो आता है, ये तो एक फैक्ट है। यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ 4 लेते हैं तो उसमें जो हमारा डिजायर्ड इवेंट है टॉल, वो कितनी बार आएगा? 3 टाइम, बिकॉज 3 है। तो probability of getting a tall plant in F2 generation is 3/4 and probability of getting a dwarf plant in F2 generation will be 1/4। ये अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये यूजलेस है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने का क्या जरूरत है। बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड एंड अदर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, यही चीज आपको वहां पे बहुत हेल्प करने वाली। नाउ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन इज 3/4, जो भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया है, एंड डॉर्फ प्लांट इज 1/4, then what is the chance that 2 random plants are chosen and you get 2 consecutive tall plants। ना उनका ये कहना है कि अगर आपके पास एक पूरा लॉट है, F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है, हो सकता है आपको 3000 F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए हो सकता है 5000 7000 आपने पूरा क्रॉस किया हुआ है। मेंडल को भी थाउजेंड्स में ऑब्टेन हुए थे उनके ऑफस्प्रिंग्स जो F2 जनरेशन के थे। तो आपको भी ऐसे थाउजेंड्स में F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। एंड हमें ये पता है कि F2 जनरेशन में 3/4 टॉल होते हैं एंड 1/4 डॉर्फ होते हैं। इसका क्या चांस है कि एक F2 जनरेशन का लॉट पड़ा है पूरा प्लांट्स का, एंड मैं चूज करूँ 2 प्लांट्स को, तो इसकी क्या चांसेस हैं कि 2 कंसेक्यूटिव टॉल प्लांट्स मिले मुझे, यानी कि टॉल एंड द सेकेंड वन ऑल्सो शुड बी टॉल, जो 2 इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टॉल plant is 3/4 and probability of getting 2 consecutive tall plants will be 3/4 into 3/4, that will be 9/16। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हुआ है।
बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो दोनों कंसेक्यूटिव प्लांट्स है दे शुड बी टॉल, टॉल एंड टॉल शुड बी ऑब्टेन्ड. Another question, if the probability of getting a tall plant in F2 generation is 3/4 and the dwarf plant is 1/4, then what is the chance that 3 random plants are picked out of which 2 are tall and 1 is dwarf? So probability of getting a tall plant in F2 generation is 3/4. Probability of getting a dwarf plant is 1/4. तो क्या चांस हो सकता है कि हमें 2 टॉल मिले एंड एक डॉफ मिले? तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, या तो ऐसा हो सकता है कि हम पहले वाला जो प्लांट उठाएं वो टॉल हो, दूसरा वाला जो प्लांट उठाएं वो टॉल हो, एंड तीसरा वाला जो प्लांट उठाएं ये डॉफ हो. इस सिचुएशन में भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि हमें कहा गया है 2 टॉल चाहिए और एक डॉफ चाहिए, एंड उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बताया है कि टॉल शुड बी फॉलोड बाय डॉफ, या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं बताया, बस उन्होंने रैंडम कह दिया है कि 2 टॉल होने चाहिए एंड एक डॉफ. तो यहाँ पे हमें 2 टॉल और एक डॉफ मिल रहा है. नाउ अगर ऐसा हो कि पहले उठाया जो प्लांट वो टॉल निकला, दूसरा वाला डॉफ एंड तीसरा वाला टॉल, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि 2 टॉल और एक डॉफ चाहिए. ना पहला वाला ही डॉफ निकल आया, बाकी दोनों टॉल निकल आए, ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट 2 टॉल्स एंड 1 डॉफ. तो चाहे ये कंडीशन हो और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, इन तीनों ही सूरतों में हमारा जो कंडीशन है, जो डिजायर्ड आउटकम है, वो फुलफिल हो रहा है. So in that case, what we can say is अगर हम यहाँ पे एक की प्रोबेबिलिटी निकालें, टॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4. इस टॉल के आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4. इस डॉफ के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, टॉल एंड डॉफ, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है 3, पूरे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 9 एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 64. सो इट विल बी 9/64. ये हमारा एक इसमें एक डिजायर्ड इवेंट हो गया. अगर हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे भी जब आप तीनों के प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, 3/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, तो आपको सेम वही मिलेगा, 9/64. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज होगी कि आप 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 करोगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरली यही मिलेगा, 9/64. ये तो सारे हो गए हमारे डिजायर्ड आउटकम्स. लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक आउटकम आ जाता है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हमें तीनों आउटकम्स नहीं चाहिए. तो यहाँ पे बी, इधर तो एंड लगा है कि टॉल आया एंड टॉल एंड डॉर्फ, तब हमारी कंडीशन फुलफिल हुई. टॉल एंड डॉर्फ एंड टॉल आया तब एक कंडीशन फुलफिल हुई. तो इस तरीके से है. बट इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमें जो कहा गया है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि 2 टॉल आ रहे हैं एक डॉर्फ, हमारा काम हो जाएगा. तो यहाँ पे बीच में तो इनके लग गया है और, यानी कि जब हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट
when you pick 3 random plants and 2 tall निकले उसमें से और एक dwarf निकले, उसके लिए आपको करना होगा इन तीनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड। ये तीनों हमारे डिजायर्ड आउटकम्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक आउटकम आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। वी डोंट वांट ऑल द 3 आउटकम्स, एनी ऑफ द वन आउट ऑफ द 3 विल डू। तो इन तीनों को ऐड करने पे हमारा आएगा 27/64। तो जब हमारे पास एक F2 जनरेशन का लॉट है एंड उसमें से हम 3 प्लांट्स उठाते हैं रैंडमली, एंड इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 टॉल होंगे उसमें से और एक डॉफ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 27/64 की। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई कर दिया, हमने एडिशन रूल भी अप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे? जो हमारी कंडीशन थी ऑफ गेटिंग 2 टॉल्स एंड 1 dwarf, उसके लिए हमारे पास 3 ही कंडीशन थी कि टॉल आए, देन एंड अनदर टॉल एंड 1 dwarf। या तो ये हो सकता था, या तो टॉल आए देन सेकंड शुड बी dwarf एंड द थर्ड शुड हैव बी और शुड मस्ट बी टॉल। वो तो मस्ट है कि फिर टॉल ही होना चाहिए, वरना वो सिचुएशन या वो कंडीशन फुलफिल ना होती 2 टॉल वाली। अगर पहला डॉर्फ आ गया तब तो बाद वाले दोनों तो टॉल होने ही होने चाहिए, तो यहाँ पे तो एंड लगा है। अगर पहले 2 टॉल आ गए तो थर्ड शुड बी डॉर्फ और मस्ट बी डॉर्फ। पहला टॉल आ गया फिर डॉर्फ आ गया तब तो सेकंड को तो होना ही पड़ेगा टॉल। पहला डॉर्फ आ गया, दूसरा टॉल, तो तीसरा टॉल फिर होना ही है, तभी आपका 2 टॉल और एक डॉफ वाला कंडीशन। तो यहाँ पे तो एंड लगा है। तो हमने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल ली कि इस चीज के आने के क्या चांसेस है, इस चीज के आने के चांसेस है 9/64। नाउ इन तीनों ही कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो उनके बीच में तो लगा है और, तो इनके जब हमने तीनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया तो हमारे पास ये फाइनल प्रोबेबिलिटी निकल के आया कि 2 टॉल और एक डॉर्फ आने के चांस है 27/64। That's all for today's lecture. Thank you. Keep learning and keep revising.